क्या सच में बंगाल बदलने वाला है? ममता बनर्जी ने जो 15 साल से वेस्ट बंगाल में जिस बीज को बोया है, जिस विचारधारा को पाला है, क्या नरेंद्र मोदी उसको बदल पाएंगे? आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में सरकार बना ली है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी सच में बंगाल में सुधार कर पाएंगे या सिर्फ झाल मुरी खाएंगे। बंगाल में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी को बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, जैसे कि गुंडा राज, यूसीसी, सीएए, रोहिंग्या घुसपैठ और बांग्लादेश से जुड़ी फेंसिंग एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरेगा। और हम ये भी जानेंगे बंगाल में ममता बनर्जी का शासनकाल कैसा था। करते हैं इसका डीप एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको किसी और चैनल पे नहीं बताई जाएगी। तो देखते हैं। बंगाल में बीजेपी के आने के बाद बीजेपी का सबसे पहला ध्यान कानून व्यवस्था पर जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति में यही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसीलिए आप शुरुआत में देखेंगे बंगाल में सबसे पहले पुलिस व्यवस्था में बदलाव होगा। कुछ इलाकों में सख्त कार्रवाई होगी और ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि शासन बदल गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, सिस्टम सिर्फ ऊपर से बदलने से नहीं होता, सिस्टम के जड़ों तक जाना पड़ता है। जो स्थानीय स्तर पर ताकत होती है उसे बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए बीजेपी के आने के बाद शुरुआत में असर दिखेगा, मगर पूरा बदलाव आने में समय लगेगा। बीजेपी को जड़ में घुस कर काम करना पड़ेगा। तो बात करते हैं बीजेपी के आने से पहले बंगाल कैसा था। अगर आपको भविष्य समझना है तो आपको अतीत समझना पड़ेगा। ममता सरकार के दौरान गुंडा राज चरम सीमा पे था, और बात करें भ्रष्टाचार की, वो भी बहुत पीक पे था और राजनीतिक झगड़ों की खबर आती रहती थी। और टीएमसी ने ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिसका असर ग्राउंड लेवल पर दिखा। आइए मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ। 1 सेकेंड लगभग একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। क्या नाम है आपका? अनुष्का रॉय। क्या कहेंगे इस बार बंगाल में क्या लग रहा है माहौल आपको? बंगाल में ममता दीदी बहुत कुछ कर रहा है, जैसे लड़के का रेप होने से 10 लाख मिलता है। बहुत बड़ा बात। अगर किसी का मतलब हम लोग का अगर रेप हो गया तो हम लोग को 10 लाख मिल जाएगी। ये तो बड़ा बात है ना, बहुत बड़ा बात है। रेप होना चाहिए, ये ममता दीदी का बोलना है। तो इतना लोग वोट दे करके आ भी रहे। आपने वोट दे दिया? हाँ। इंतजाम ठीक था? ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। बहुत हो गया, मर रहे हमें शहर में। अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी, बात तो कर। आपने सुना होगा बंगाल में कट मनी नाम का शब्द बहुत प्रसिद्ध है। कट मनी का क्या मतलब होता है समझिए। अगर आपको कोई काम करवाना है तो आपको बीच में किसी को पैसा देना पड़ेगा, इसी को कहते हैं कट मनी। टीएमसी ने काइंड ऑफ स्लीपर सेल पाल रखे थे जो बंगाल को खोखला कर रहे थे। मतलब आप खुद सोचिए, वहां पे इतना गुंडाराज था कि आईपीएस तक को नहीं छोड़ा जाता था। आईपीएस को भी धमकी दे रहे हैं। अब वो खुद सोच ले अब उनका क्या होगा। बीजेपी तो आ चुकी है, 4 तारीख की बात कर रहे थे वो। अब हम बात करते हैं यूसीसी की। पहले हम समझते हैं यूसीसी होता क्या है और इसका बंगाल में क्या रोल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून रखना, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर आते हैं, और जितने मुस्लिम हैं वो उनके लिए अलग कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं। और जितने ईसाई हैं वो इंडियन क्रिश्चियन एक्ट 1872 के अंदर आते हैं। इस कानून में शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना जैसे नियम अलग अलग होते हैं। अब हम समझते हैं इसके लिए संविधान क्या कहता है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश में यूसीसी लागू हो, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसे लागू करना अनिवार्य नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। आपको आसान उदाहरण में समझाता हूँ। कोई हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून लागू होगा, और कोई मुस्लिम है उसके लिए अलग कानून लागू होगा। सब मिलाकर समझे तो यूसीसी धर्म नहीं, नागरिकता के हिसाब से एक ही कानून सब पर लागू करता है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल में यूसीसी का क्या रोल है। वेस्ट बंगाल में यूसीसी सिर्फ एक कानून नहीं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसलिए यूसीसी का मुद्दा यहाँ ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। बीजेपी इसको इक्वल लॉ कहती है और टीएमसी इसको माइनॉरिटी का राइट बताती है। अब हम बात करते हैं सीएए की। अब समझते हैं सीएए क्या होता है और इसका बंगाल में क्या रोल है। सीएए एक कानून है जो भारत के नागरिकता देने के नियमों में
बदलाव करता है। इसका सीधा मतलब ये है कुछ खास देशों से आए धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोग को भारत की नागरिकता देना आसान बनाना, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इन 6 धर्मों के लोग हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है कुछ शर्तों के साथ। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो कोई हिंदू परिवार बांग्लादेश से परेशान होकर भारत आ गया तो उसको नागरिकता मिलने में आसानी होगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत पहले नागरिकता पाना बहुत मुश्किल था। CAA के बाद प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। बंगाल में एक मटुआ कम्युनिटी है जिसमें ज्यादातर बांग्लादेश से आए हिंदू हैं। इनके लिए नागरिकता सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए CAA इनके लिए इतना जरूरी है। TMC CAA का खुलकर विरोध करती थी और बीजेपी इसका सपोर्ट करती है। CAA के खिलाफ बंगाल में कई प्रोटेस्ट हुए हैं। कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली थी। यानी सिर्फ ये कानून नहीं, ये भावनाओं से भी जुड़ा मुद्दा है। अब समझते हैं रोहिंग्या घुसपैठ क्या है। रोहिंग्या एक मुसलमानी समुदाय है जो मुख्यतः म्यांमार के राखीन स्टेट में रहता है। लंबे समय से उनके साथ भेदभाव और हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, खास करके रोहिंग्या क्राइसिस 2017 के बाद। बड़ी संख्या में लोग भागकर पड़ोसी देशों में चले गए। ज्यादातर लोग पहले बांग्लादेश के काक्स बाजार कैंपों में पहुंचते हैं, वहां से कुछ लोग अलग अलग रास्तों से भारत आते हैं। रोहिंग्या लोग भारत में काफी बड़ी तादाद में शरण ले लेते हैं। भारत में रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में कोई आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। वो आमतौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स के श्रेणी में आते हैं। इस पर कई बार अदालतों में भी बहस हुई है। अब समझते हैं इतने दिन ममता बनर्जी ने इनको क्यों कुछ नहीं कहा, क्योंकि TMC के लिए बहुत बड़ा वोट बैंक के रूप में सामने आ रहे थे। अब समझते हैं इनसे बंगाल पर क्या असर पड़ता। नए लोगों के आने से काम की कमी हो जाती है, रहने की जगह कम पड़ती है, सरकारी सुविधाओं पर दबाव पड़ता है। बीजेपी इसे नेशनल सिक्योरिटी प्लस इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा मानती है। TMC और अन्य दल इसे वोट बैंक के रूप में देखते हैं। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश फेंसिंग का क्या मुद्दा है। आपने अमित शाह को कहते हुए सुना ही होगा कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट को 10 बार पत्र लिखे लैंड एक्विजिशन के लिए, जिसपे BSF के द्वारा फेंसिंग कराई जाएगी। BSF जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक BSF सुरक्षा नहीं कर सकती है। BSF को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ कर मीटिंग कर गए। चीफ फेंसिंग का काम मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के उन सीमावर्ती इलाकों में रुका हुआ है जहां नदियां, नाले और दुर्गम क्षेत्र हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 450 से 500 किलोमीटर सीमा अभी भी बिना फेंसिंग के है। इसमें उत्तर बंगाल, कूच बहर, जलपैगुड़ी और दक्षिण बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिले शामिल हैं। TMC बांग्लादेशी वोटर्स को बचाने के लिए फेंसिंग नहीं होने देना चाह रही थी। इस लेवल पर ममता बनर्जी ने नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेला है। तो इन सब मुद्दों पर बीजेपी को सबसे पहले काम करने की जरूरत है और ये सब मुद्दे बीजेपी के वेस्ट बंगाल के मैनिफेस्टो में भी शामिल हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी सफल हो पाती है या नहीं। क्या सही में विकास हो पाएगा या विकास के नाम पे सिर्फ राजनीति होगी। और बात करें फाइनल एनालिसिस की, और जहां तक मुझे लगता है बीजेपी के और स्टेट को देखते हुए उतना तो नहीं सफल होगी जितना दावा कर रही है, पर काफी हद तक वेस्ट बंगाल में सुधार आएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी मुद्दे पर डीप एनालिसिस करते हुए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है वेस्ट बंगाल को लेके, कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।